अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है MTS 601 का लेक्चर नंबर 29। लेक्चर नंबर 29 और 30 दोनों हम अपनी इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है डुअलिटी थ्योरी। डुअलिटी थ्योरी होती है कि इसमें सिंपल आपके पास ये होता है कि अभी तक हमने जितने भी मेथड डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें सिंपलेक्स मेथड हो गया या द बिग M मेथड हो गया, मैक्सिमाइजेशन, मिनिमाइजेशन, टू फेज़ मेथड, डिफरेंट मेथड्स हमने पढ़े, लेकिन वो उनके जो स्टेप्स थे वो बहुत ज़्यादा लेंथी थे और हो सकता है कि उनके जो आंसर है वो भी एक्यूरेट ना हो। तो मोर एक्यूरेट आंसर्स के लिए हमारे पास ये थ्योरी जो थी वो इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। इसमें यह होता है कि आपके पास अगर एक क्वेश्चन गिवन है तो उसके बहुत शॉर्ट मेथड को हम यूज़ करते हुए शॉर्ट स्टेप्स में हम उसका एक्यूरेट आंसर निकाल सकते हैं। इसके टोटल 3 मेथड होते हैं, मतलब 3 टाइप्स होती हैं इसकी। एक एग्जाम्पल को हम डिफरेंट 3 मेथड को यूज़ करते हुए किसी भी मेथड से उसका ईजीली आंसर निकाल सकते हैं। इसके ये डिफरेंट स्टेप्स हैं, 6 स्टेप्स हैं। ये 6 स्टेप्स हमने 1 बाय 1 यूज़ करने होते हैं जब भी हमने इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है उसको सोल्व करने हैं। तो ये स्टेप्स हम बाद में रीड करेंगे। अभी जस्ट सबसे पहले हम इसकी एग्जांपल करते हैं, क्योंकि इसकी एग्जांपल काफ़ी ज़्यादा इजी है। इससे आपको ये सारे स्टेप्स समझ आ जाएंगे। आपको ये एग्जांपल में ये गिवन होगा z = 6x1 + 7x2 + 8x3। मेथड आपने यही वाला यूज़ करना होगा। ये वैल्यूज़ आपकी चेंज हो सकती हैं। उसके बाद x1, ये इक्वेशंस आपको 4 इक्वेशंस गिवन होंगी। x1 + 2x2 + 7x <= 60, 2x1 + 3x3 <= 20, 4x2 + 5x3 <= 45 एंड x3 <= 15। x1, x2, x3 क्या है > 0 है। सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना होगा, आपने खुद से कोई भी 3 जो वेरिएबल्स हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाना है, और वो मोस्टली हम जो करवाते हैं वो y1, y2, y3, y4 ही होते हैं। जितनी ये इक्वेशंस होंगी ना नीचे वाली ये इक्वेशंस, उतना ही आपने वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवानी है। ये हमारे पास 4 इक्वेशन है तो हम 4 वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाएंगे, y1, y2, y3 एंड y4। अब आपने इस z की जगह आपने ये वाले x1, x2, x3 की जगह आपने ये यूज़ करनी है, और इनके साथ वैल्यूज़ आपने ये वाली यूज़ करनी है। तो यहाँ पे जो z की वैल्यू आपके पास बनेगी 60 y1, 20 y2, 45 y3 एंड 15 y4। आपने z को इससे रिप्लेस कर देना है। ये मैक्सिमाइज था और इसको आपने किस में चेंज किया है, मिनिमाइज में चेंज किया है। मिनिमाइज में जब भी आपने इसको राइट करना है तो आपने कुछ इस तरह करना है, ये जो होते हैं ना कॉन्स्टेंट्स इन्हें कहते हैं। तो आपने खुद से जितनी ये इक्वेशंस होंगी उतने आपने वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करवाना है और फिर उनको इस फॉर्म में लिख देना है। अगर यहाँ पे किसी कंस्टेंट के साथ माइनस का साइन है, जैसे यहाँ पे अगर -45 है तो आप यहाँ पे -45 y3 कर देंगे। अदरवाइज सिंपल आपने इसको इसी तरह इक्वेशन बना के राइट करना है। और आपने ये जो वेरिएबल्स हैं, ये जो कोएफिशिएंट्स है, ये आपने यहाँ पे z के साथ नहीं लिखने। अब सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, ये फर्स्ट स्टेप होता है कि आपने जो भी वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाएंगे उनको आपने इनके साथ मिला के यहाँ ये मिनिमाइज z = इसको इक्वेशन बना देनी है। सेकंड स्टेप ये होता है आपके पास कि आपने ये जो 4 इक्वेशंस आपको गिवन होती हैं ये वाली, इनको आपने मैट्रिक फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे देखें x1 के साथ 1 है, x2 के साथ 2 है और x3 के साथ 7 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, 2, 7। फिर नीचे वाली इक्वेशन में देखें यहाँ पे x1 और x3 की वैल्यू गिवन, x2 की वैल्यू गिवन नहीं है, तो हम यहाँ पे 2, 0, 3 ये करेंगे। और नेक्स्ट हमारे पास है 1, x1 की वैल्यू नहीं है तो 0, 4, 5 होगा, और यहाँ पे जस्ट x3 की वैल्यू गिवन है तो फर्स्ट 0, 0 और यहाँ पे 1 आ जाएगा। सिंपल। ये जब आपने इसको मैट्रिक फॉर्म में लिख लेना, ये इसका सेकंड स्टेप है। ये फर्स्ट स्टेप था, ये इसका सेकंड स्टेप है कि आपने इनको मैट्रिक फॉर्म में लिख लेना है। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद आपने उसका लेना होता है ट्रांसपोज, मतलब कि आपने रोज़ को कॉलम और कॉलम को रोज़ के साथ चेंज कर देना है। ये आपके पास फर्स्ट कॉलम था, आपने इसको रो में लिख दिया। ये आपके पास सेकंड कॉलम था, इसको आपने सेकंड रो बना दिया। ये आपके पास थर्ड कॉलम था, आपने इसको थर्ड कॉलम बना देना है। ये आपके पास हो गया यहाँ तक। अब आपने इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखना है, ये आपके पास इनको यहाँ पे थे ना x1, x2, x3, आपने इनको रिप्लेस करना है y1, y2 के साथ। अब ये y1 होगा y1 + 2 y2, ठीक है। और यहाँ पे ये 0, 0 है, मतलब y3, y4 की वैल्यू 0 है तो हम ये नहीं लिखेंगे। इसके बाद ये 2y1, 0 y2, 4 y3, 0 y4, तो हम यहाँ पे सिर्फ 2y1 और 4 y3 ये लिख देंगे। उसके बाद ये हो जाएगा 7 y1, 3 y2 और 5 y3 एंड 1 y4 ये लिख देंगे। ये लिखने के बाद अब आपने इनके राइट साइड पे क्या लिखना है, राइट साइड पे आप ये वाले लिखेंगे 6, 7, 8, जिनको आपने यहाँ से रिमूव करके z में इनको लिखा था। और जब आप इसके ट्रांसपोज लेने के बाद आपने इनकी जगह पे ये नहीं लिखना बल्कि आप ये लिखेंगे, ठीक है। तो ये आप 6, 7, 8 यहाँ पे बच जाएगा। और यहाँ पे जो साइन होंगे, अगर ये लेस देन वाले हैं तो आपने यहाँ पे ग्रेटर देन वाले यूज़ करने हैं, और अगर ग्रेटर देन वाले हैं तो यहाँ पे लेस देन वाले यूज़ हो जाएंगे। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। आपको इस तरह का क्वेश्चन गिवन होगा। सबसे पहले आपने ये जो x1, x2, x3 है इनको आपने रिप्लेस करना है y1,
y2 y3 और y4 भी होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 4 इक्वेशंस थी। तो इसको आपने कुछ इस तरह लिख लेना है, 60 y1 20 y2 45 y3 एंड 15 y4। इस तरह लिखने के बाद अब आपने जो लेफ्ट साइड पे ये वाली हैं इक्वेशंस, इनको आपने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। मैट्रिक फॉर्म में लिखने के बाद आपने उसका ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज लेने के बाद अब आपने इसको इक्वेशन बना देनी है। अब आपने ये नहीं लिखना कि x1 2 x2, क्योंकि हमने ये y में चेंज कर दिया था, तो हम यहाँ पे लिखेंगे y1 2 y2, इस तरह 2 y1 4 y2, 7 y1 3 y2 5 y1 1 y4। ये लिखने के बाद अब आपने यहाँ पे अगर आप देखना तो ये वाले कंस्टेंट्स थे जो कि हमने अब z में लिख दिए हैं। तो अब यहाँ पे हमने z वाले जो होंगे ना वो हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, और एक यहाँ पे इनका साइन जो अगर मिनिमाइज है तो मैक्सिमाइज में, मैक्सिमाइज है तो मिनिमाइज में चेंज हो जाएगा। अगर आपके पास पेपर में इतना टाइम नहीं है कि आप ये 6 स्टेप कर सकें, सिंपल आपके पास इस तरह की इक्वेशन गिवन होगी। आपने क्या करना होगा, सबसे पहले हम लोग मिनिमाइज में क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए 3 इक्वेशन है, तो हम y1 y2 y3 इंट्रोड्यूस करवाएंगे। मिनिमाइज में मैक्सिमाइज है, मिनिमाइज हम करने लगे हैं। तो यहाँ पे आप करेंगे -5 y1 7 y2 0 y3, ठीक है। इस तरह लिख लेंगे। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, हमने इसका लेना है ट्रांसपोज। हमने इसको y1 y2 में लिखना है, लेकिन इसका ट्रांसपोज भी लेना है। तो हम जो फर्स्ट इक्वेशन बनेगी वो -1 + 3 मतलब -1 y1 और 3 y2, और ये किसके इक्वल ग्रेटर देन होगा -6 के। उसके बाद जो सेकंड इक्वेशन बनेगी होगी, क्योंकि हम ट्रांसपोज लेंगे तो हम इक्वेशंस ऐसे नहीं लिखेंगे बल्कि ऐसे और ऐसे लिखेंगे। ये जो फर्स्ट कॉलम है इसको हम इस तरह रो में लिख देंगे, और ये जो सेकंड कॉलम है इसको सेकंड रो बना देंगे, और इनको जो हम साइन है वो हम साइन चेंज कर देंगे, और यहाँ पे जो इसके कॉन्स्टेंट्स लिखेंगे वो -6 एंड 7 लिखेंगे, क्योंकि हमने इसको यहाँ पे चेंज कर दिया। तो ये जो होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे x1 x2 x3 को हमने y1 y2 के साथ चेंज किया, और इसका ट्रांसपोज लाजमी लेना है। जब हम इसको x1 और x2 को y1 y2 में चेंज करेंगे तो आपने इसका ट्रांसपोज लेके लिखना है, मतलब जो फर्स्ट कॉलम है उसको आपने फर्स्ट रो बना देना है, फर्स्ट इक्वेशन बना देना, और सेकंड कॉलम को सेकंड बनाने के बाद आपने इसको इस तरह लिख देना है। तो अगर ये आपको स्टेप्स मतलब अगर आपके लॉन्ग में आए तो आपने ये सारे स्टेप्स करने हैं, अगर ये आपके शॉर्ट में आए तो आपने सिंपल यहीं से देख के आपने इसको देखते हुए बस ये एक स्टेप में इसका आंसर लिख देना है। अब ये जो स्टेप्स हैं इसके, ये 6 स्टेप्स हैं, इसमें बस ये लिखा हुआ है कि सबसे पहले आपने उस तरह आपने प्रॉब्लम को देखना है। फिर जो इसके कॉन्स्टेंट्स होंगे आपने उनको देखते हुए वेरिएबल्स को, ये अगर आप स्टेप्स को अच्छे से रीड कर लें तो आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि आपको ये सारे स्टेप्स की समझ आ गई है। और आपके पेपर में कभी भी ये नहीं कहता कि ये स्टेप्स लिखें, सिंपल आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ होता है, आपने इन स्टेप्स को यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। बाकी इनको अगर आप एक बार रीड कर लेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी कैसे हम मैक्सिमाइज़ को मिनिमाइज़ में, मिनिमाइज़ को मैक्सिमाइज़ में चेंज करते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो उनको नॉन नेगेटिव बनाते हैं, फिर उस तरह हम उसको मतलब रोज़ को कॉलम और कॉलम को रोज़ में चेंज करते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने ट्रांसपोज भी लिया था, जो उसका भी जिक्र होगा। तो ये सारे स्टेप्स हैं, इसको अगर ये उन्होंने जस्ट आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए ये राइट किए हुए हैं। अगर आप इनको इग्नोर कर दें, आपको इनकी समझ आ चुकी है, तो आप इनको बेशक रीड ना करें। उसके बाद है जी लेक्चर नंबर 31। लेक्चर नंबर 31 में आपके पास है ट्रांसपोर्टेशन मॉडल। ट्रांसपोर्टेशन मॉडल में हमारे पास ये होता है, ये एक टेबल होता है जिसमें हमारे पास ये जो यहाँ पे नंबर्स होते हैं ये हमारे पास ओरिजिन होता है, और ये वाला जो होती है लाइन ये हमारे पास डेस्टिनेशन होता है, ठीक है। और यहाँ पे एक नीचे लाइन होती है डिमांड की, और यहाँ पे एक लाइन होती है सप्लाई की। जो हमारे पास सप्लाई होता है उसको हम A1 A2 A3 A4 अप टू सो ऑन AM हम A से सप्लाई को डिनोट करते हैं, और डिमांड को हम B से डिनोट करते हैं, B1 B2 B3 B4 अप टू सो ऑन। और यहाँ पे जो हम दरमियान में नंबर्स लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं X11 X12 X13 X14 X15 X16 अप टू सो ऑन X1N, ठीक है। फिर अब सेकंड रो की जब हम बात करेंगे X21 X22 X23 X24 अप टू सो ऑन X2N, फिर X31 X32 X33 X34 अप टू सो ऑन X3N X41 इस तरह, और फिर लास्ट में अप टू सो हम M तक ले जाते हैं, XM1 XM2 XM3 XM4 अप टू सो ऑन। ये जो X है ये इसकी क्वांटिटी को शो कर रहा है कि ओरिजिन से एक प्रोडक्ट को डेस्टिनेशन, ये जो हमारे पास रो होती है डेस्टिनेशन की रो होती है, ठीक है। ओरिजिन से किसी भी प्रोडक्ट को या क्वांटिटी को ले जाने के लिए आपको कितनी कॉस्ट लगेगी, ये हमें कॉस्ट हमें C11 C12 C13 C14 ये कॉस्ट है, और ये X11 X12 X13 ये हमारे पास क्वांटिटी है। तो ये आपके पास ये होगा कि एक प्रोडक्ट ओरिजिन मतलब क्वांटिटी को एक ओरिजिन से डेस्टिनेशन तक, किसी भी डेस्टिनेशन तक ले जाने के लिए आपको कितनी वो क्वांटिटी या कितनी कॉस्ट लगेगी, वो हमें ये C12 C23 C32 ये सब बताते हैं। जैसे अगर आपके पास ये C23 है तो इसका मतलब ये है कि इसके में आपके पास ये आपके पास सेकेंड थर्ड डेस्टिनेशन है और सेकंड ओरिजिन है। सेकंड ओरिजिन से थर्ड डेस्टिनेशन तक आते हुए क्या क्वांटिटी और क्या कॉस्ट होगी ये हमें C23 और X23 ये बताते हैं। अगर हम C34 की बात करें तो ये हमारे पास थर्ड रो है और 4 कॉलम है, तो हम ये बोलेंगे थर्ड ओरिजिन से फोर्थ डेस्टिनेशन तक आने में
क्या कॉस्ट और क्या वो भी उसकी ये क्वांटिटी और क्या कॉस्ट होगी ये हमें X34 और C34 ये बताते हैं। और X44 में ये फोर्थ ओरिजिन है और फोर्थ डेस्टिनेशन है, तो X44 ये फोर्थ ओरिजिन से 4 डेस्टिनेशन तक की क्वांटिटी और C44 फोर्थ ओरिजिन से 4 डेस्टिनेशन तक की कॉस्ट होगी। तो ये आपने याद रखना, ये जो डेस्टिनेशन 1, डेस्टिनेशन 2, डेस्टिनेशन 3, डेस्टिनेशन 4, ये ओरिजिन 1, ओरिजिन 2, ओरिजिन 3, ओरिजिन 4 ऐसे लिखते हैं हम लोग। और ये इस तरह हमें बताया हुआ है कि CIJ ये कॉस्ट को डिनोट करता है और XIJ ये क्वांटिटी को डिनोट करता है। और इसका फंक्शन क्या होता है कि ओरिजिन से आपने कोई भी एक क्वांटिटी को आपने ओरिजिन से डेस्टिनेशन तक लेके जाना है और उसके लिए आपको कॉस्ट है वो मैक्सिमम मिनिमम लगे, मतलब कम से कम कॉस्ट आपकी लगे और आप एक क्वांटिटी को एक ओरिजिन से डेस्टिनेशन तक ले जाएं। उसके बाद होता है जी ट्रांसपोर्टेशन मॉडल की 2 डिफरेंट टाइप्स होती हैं। एक होता है अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन मॉडल और एक होता है बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन मॉडल। ठीक है, इसमें आपने करना क्या होता है, इसमें जो आपके पास बैलेंस है ना, बैलेंस में होता है कि आपके पास डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल होती हैं। ये मैंने आपको बताया, जो लास्ट आपके पास कॉलम होता है ये सप्लाई का होता है और नीचे जो लास्ट वाली रो होती है ये हमारे पास डिमांड की होती है। तो ये आपके पास डिफरेंट इसकी कंडीशंस आती हैं ट्रांसपोर्टेशन मॉडल में कि जब आपके पास सप्लाई और डिमांड एक दूसरे के इक्वल होती है और सप्लाई डिमांड इक्वल होगी तो इसका मतलब ये जो AI है ये हमारे पास BJ के इक्वल होगा। ठीक है, और ये हमारे पास कब होता है, जब हमारे पास बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन मॉडल होता है। जब अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन मॉडल होता है तो इसका मतलब ये होता है या तो आपके पास सप्लाई ग्रेटर है डिमांड से या फिर जो डिमांड है वो ग्रेटर है सप्लाई से। तो ये 2 केसेस यहाँ पे लिखे हुए हैं, अगर डिमांड ग्रेटर है सप्लाई से या डिमांड लेस देन है सप्लाई से। डिमांड ग्रेटर है मतलब कि BJ ग्रेटर है AI से और अगर डिमांड लेस देन है तो इसका मतलब BI जो है वो लेस देन है AI से। ठीक है, ये हमारे पास ये A वाले जो ये सप्लाई होते हैं और जो B वाले डिमांड होती हैं, तो इसका मतलब ये अगर सप्लाई लेस देन D है तो इसका मतलब ये AI जो है AI ये लेस ग्रेटर देन होगा BI से, BI या BJ जो भी आप इसको नेम दे दें। ठीक है, उसके बाद अब जब इस तरह का केस बनेगा ये आप एग्जांपल सॉल्व करेंगे ना तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। जब आपके पास डिमांड जो होती है वो सप्लाई से ग्रेटर होती है तो आपने डमी रो इंट्रोड्यूस करवानी है। जब आपके पास डिमांड ग्रेटर होगी, जब आपके पास डिमांड ग्रेटर होगी तो आपने डमी रो इंट्रोड्यूस करवानी है। जब आपके पास सप्लाई ज़्यादा होगी तो आपने डमी कॉलम को इंट्रोड्यूस करवाना है। जब डिमांड ज़्यादा होगी तो डमी रो को इंट्रोड्यूस करवाना है। जब सप्लाई ज़्यादा होगी तो डमी कॉलम को इंट्रोड्यूस करवाना है विद ज़ीरो कॉस्ट। ये अभी हम एग्जांपल करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। जब डिमांड ग्रेटर होगी तो डमी रो और जब सप्लाई ज़्यादा होगी तो डमी कॉलम को हमने खुद से इंट्रोड्यूस करवाना है और उसकी कॉस्ट क्या होगी, ज़ीरो कॉस्ट के साथ। जब आपका अब ये आपका MCQs आ सकता है, जब डिमांड सप्लाई से ग्रेटर होगी तो आपने एक डमी रो इंट्रोड्यूस करवानी है जिसमें ज़ीरो कॉस्ट हो और जब सप्लाई ज़्यादा होगी तो आपने डमी कॉलम इंट्रोड्यूस करवाना है जिसकी कॉस्ट ज़ीरो हो। ये अभी हम इससे रिलेटेड एग्जाम्पल करेंगे तो आपको मज़ीद अच्छे से समझ आ जाएगी। ये आपके पास 2 एग्जाम्पल्स हैं, ये एग्जाम्पल नंबर 1 है और ये एग्जाम्पल नंबर 2 है। ये इन वैल्यूज़ को आप इग्नोर कर सकते हैं जो आपको ये वैल्यूज़ दी हुई हैं। ये 01, 02, 03, 04 ये ओरिजिन्स की वैल्यू हैं और ये डिमांड्स की वैल्यू हैं D1, D2, D3, D4 और ये आपके पास सप्लाई की वैल्यूज़ गिवन है और ये डिमांड की वैल्यूज़ गिवन है। अब आपके पास आपने क्या करना है, प्लस करना है। ये डिमांड की वैल्यूज़ को प्लस करें आप 10 + 50 + 30 + 20 ये है 110 110। इस तरह अगर आप सप्लाई की वैल्यूज़ को प्लस करें तो ये है आपके पास 100। तो इसमें अब आपके पास जो है वो डिमांड इंक्रीज़ है किससे, सप्लाई से। तो ये अभी हमने देखा जब आपके पास डिमांड सप्लाई से ज़्यादा हो तो आपने खुद से एक डमी रो इंट्रोड्यूस करवा देनी है। तो आप यहाँ पे डिमांड के ऊपर खुद से एक रो इंट्रोड्यूस करवाएंगे और इसमें आप वैल्यूज़ लिखेंगे 0, 0, 0। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि उसमें आपने कॉस्ट क्या लेनी है, 0। जो आप खुद से इंट्रोड्यूस करवाएंगे उसकी कॉस्ट आपने क्या लेनी है, 0 लेनी है। अब देखें, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे ये तो आपने 0, 0 लिख ली, रो इंट्रोड्यूस करवा दी। यहाँ पे अब आपने जो वैल्यू लिखनी है वो आपने वैल्यू वो लिखनी है जो इन दोनों को माइनस करके है। 110 से 100 को माइनस करके 10 आता है तो आपने वो वैल्यू यहाँ पे लिखनी होती है। जो आप रो इंट्रोड्यूस करवाएंगे ना तो इसके लास्ट में आपने वो वैल्यू लिखनी है जो इनको माइनस करके आए और यहाँ स्टार्ट में आपने 0, 0 लिखना है। अब आप दोनों को प्लस करें, सप्लाई को भी डिमांड को भी, इन दोनों का आंसर 110 ही आएगा। इसी तरह ये हम इसमें करते हैं। इसमें अगर आप देखें सप्लाई वाली वैल्यूज़ को प्लस करें और डिमांड वाली वैल्यूज़ को प्लस करें तो डिमांड 100 बनती है और सप्लाई 110 बनता है। यहाँ पे आपके पास सप्लाई जो है वो डिमांड से ज़्यादा है। जब सप्लाई डिमांड से ज़्यादा होगी तो आपने खुद से यहाँ क्या इंट्रोड्यूस करवा देना है, एक कॉलम इंट्रोड्यूस करवाना है, डमी कॉलम, उसकी कॉस्ट क्या रखनी है, 0। और यहाँ पे जो वैल्यूज़ आप लिखेंगे
इसमें जो वैल्यू आप लिखेंगे, जो आपने खुद से कॉलम इंट्रोड्यूस करवाया उसके लास्ट में जो वैल्यू लिखेंगे, और जो यहाँ पे आपने खुद से डमी रो इंट्रोड्यूस करवाई उसके लास्ट में जो वैल्यू लिखेंगे, वो वैल्यू वो होती है जो इन दोनों को माइनस करके आती है। यहाँ से भी 110 से 100 को माइनस करें 10 आता है, तो आप यहाँ पर 10 लिख देंगे। यहाँ पर भी इन दोनों को माइनस करके 10 आता है, हमने 10 लिखा। अब आप लिखने के बाद अब आप दोनों की वैल्यूज़ को प्लस करें तो आपके पास इक्वल हो जाएगा। तो ये होता है हमारे पास सोल्यूशन। आपको ये सारी वैल्यूज़ गिवन होती हैं, आपने खुद से प्लस करना होता है सप्लाई और डिमांड की वैल्यूज़ को, फिर देखना होता है सप्लाई ग्रेटर है या डिमांड ग्रेटर है, उसी के अकॉर्डिंग आपने खुद से एक डमी रो या डमी कॉलम इंट्रोड्यूस करवाना है, और आपने जो लास्ट में वैल्यू लिखनी है, इस रो के लास्ट में, इस कॉलम के लास्ट में जो वैल्यू आपने लिखनी है, वो वैल्यू आपने वो लिखनी है जो इन दोनों को माइनस करके आते हैं। डिमांड से सप्लाई को माइनस करें, सप्लाई से डिमांड, मतलब पॉजिटिव वैल्यू लिखनी है। यहाँ पे आप डिमांड से सप्लाई को माइनस करेंगे 10 आएगा, यहाँ सप्लाई से डिमांड को माइनस करेंगे 10 आएगा। वो लिखने के बाद आप दोबारा से इनको प्लस करेंगे तो आपके पास ये जो होगा सप्लाई और डिमांड, ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ये आपके एमसीक्यूज़ में, आपके शॉर्ट में, आपके लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके शॉर्ट में भी अक्सर पूछ रही होती हैं कि जी बताएं इसमें सप्लाई ग्रेटर है डिमांड ग्रेटर है, तो आपने इनको प्लस करके बताना होता है। तो एक और चीज़, ये आज हमने जो पढ़ा ट्रांसपोर्टेशन का, इसको डिफरेंट मेथड्स होते हैं जिनको यूज़ करते हुए हम इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड इसका होता है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, इसको हम NWCR भी कहते हैं। ये हम मेथड अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सेकंड इसका मेथड होता है लीस्ट कॉस्ट मेथड, ये भी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एंड वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड, ये 3 इसके मेथड्स होते हैं। डुअलिटी के या ट्रांसपोर्टेशन मॉडल के, ये 3 हमारे पास मेथड्स होते हैं जिनको यूज़ करते हुए हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आज के लिए आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ट्रांसपोर्टेशन टेबल कैसे बनाते हैं ये आपको पता होना चाहिए, और इन 2 कंडीशंस के बारे में पता होना चाहिए। फिर ये डुअलिटी थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चंस होती हैं, इनको आपने कैसे सॉल्व करना होता है, ये 6 स्टेप्स आपको अच्छे से आने चाहिए। और अगर आपके पास शॉर्ट में है तो आपने उनको ये कैसे बना के लिखना है ये आपको अच्छे से आना चाहिए। चैनल पर नहीं होते तो काइंडली सब्सक्राइब करके जाइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।